नमस्कार नेपाली मित्रों। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है, बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो जुड़ा है भारत की अखंडता से और नेपाल की अखंडता से, यानी हमारी और आपकी देश की अखंडता पे खतरा आ सकता है। इसलिए इस टॉपिक को पूरा सुनिए। जो देशभक्त लोग हैं और जो देशभक्त लोग नहीं हैं वो मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कल सूर्य नेपाली विश्लेषक ने दावा किया कि भारत के टुकड़े होने वाले हैं और ये दावे नेपाली मीडिया में लगातार किए जाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने दिमाग में एक चीज रखना कि आपने कहा है कि नेपाल की भलाई के लिए ही वीडियो बनाएं, और हमने भी कसम खा रखी है कि नेपाल की भलाई के लिए ही वीडियो बनाएंगे, नेपाल की अखंडता की रक्षा के लिए ही वीडियो बनाएंगे, सार्वभौम नेपाल के लिए ही वीडियो बनाएंगे। तो आपके विश्लेषकों द्वारा भरत दाहाल जैसे विश्लेषक, सूर्य नेपाल जैसे विश्लेषक या बहुत सारे ऐसे विश्लेषक आपको नेपाली मीडिया में मिल जाएंगे जो बार बार आपको कहते हैं कि भारत के बहुत जल्दी टुकड़े होने वाले हैं। और नेपाल की सोशल मीडिया के जो कमेंट हैं उनमें भी यही लिखा रहता है कि भारत के टुकड़े होने वाले हैं। तो दोस्तों, क्यों चाहते हैं आप हमारे देश का टुकड़ा करना? कारण क्या है? कुछ तो हमने आपसे लिया नहीं है। आपका पानी यूज करता है भारत और कोई चीज़ यूज नहीं करता है, तो आप अपना पानी चाहे तो रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। बाकी भारत आपसे कुछ भी नहीं लेता है, बल्कि आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आपके यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं उनमें से 70% भारत ने ही बनाए हैं, जिसमें 97% भारत का पैसा लगा है। ये चीज़ें आपको पता नहीं है। एक तरफ से शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, आपको दुनिया की बहुत सारी राजनीति समझ में आएगी। जो चीज़ें आप नहीं समझते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। अभी नेपाल में एक झापा में औद्योगिक पार्क का उद्घाटन हुआ है चीन और नेपाल की सहमति से। आपको याद करना होगा, एवरेस्ट नेपाल पे एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, जिसमें भरत दाहाल जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि चीन ने 5000 बीघा जमीन ली है झापा में, और वो ईसाईकरण को जो सिलीगुड़ी के बहुत नज़दीक है झापा, तो वो सिलीगुड़ी में ईसाई कैंपों को बर्बाद करना चाहता है। दोस्तों, चीन का जो दुश्मन है वो उग्र हिंदू राष्ट्रवाद है, ईसाई नहीं। इस क्षेत्र में चीन का दुश्मन कौन है? हिंदुओं का उग्रवाद, क्योंकि हिंदुओं का उग्रवाद ही चीन को चुनौती देता है। ईसाई लोग नहीं देते भारत में चीन को चुनौती। तो चीन क्यों ईसाई लोगों को आपसे खत्म करेगा? और पूरी दुनिया जानती है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि जिसे चिकन नेक कहते हैं, 32 किलोमीटर का एरिया, वो भारत की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है, और चीन उस कड़ी पर हमला करेगा जिस समय भारत चीन का युद्ध होगा उस समय। ठीक है, अब होता है कि नहीं होता ये भविष्य की बात है, लेकिन भारत पर प्रेशर बनाने के लिए सबसे जो कमजोर जगह है वो है सिलीगुड़ी। इसलिए भारत ने वहां पे हैवी जो अपनी आर्मी है उसको रख रखा है। और आपने सिलीगुड़ी के पास में चीन को 5000 बीघा जमीन दे के हमारी जो अखंडता है उसके ऊपर सवाल उठा दिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भरत दाहाल कह रहे हैं, ठीक है। और वहां पे औद्योगिक पार्क भी खुला है, और हम हमेशा आपके औद्योगिक पार्क के समर्थन में ही रहे हैं। आप हमारी 2 वीडियो देख सकते हैं, और भारत के सारे यूट्यूब चैनलों ने भी आपके औद्योगिक पार्क का खूब अच्छा से वर्णन किया, बढ़िया बताया, किसी ने भी विरोध नहीं किया। स्वयं मैंने 2 वीडियो बनाई है आपके औद्योगिक पार्क पर, यानी हमने समर्थन किया कि नेपाल में इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए। लेकिन भरत दाहाल का दावा कुछ दूसरा है कि वो कृष्ण नीति को कंट्रोल करने के लिए है। तो कृष्ण नीति को तो चीन कंट्रोल नहीं करेगा, यानी वो हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वैसे भी वो औद्योगिक पार्क है 25 साल की लीज के लिए दिया गया है, ठीक है, यानी उतनी ज़्यादा भूमि आपने चीन को 25 साल की लीज के लिए दे दी। अब आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ औद्योगिक पार्क बन रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर क्या हो रहा है? क्योंकि उस क्षेत्र में चीन का घुसना भारत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। यानी आपने हमारी अखंडता को कुछ पैसे में बेच दिया चीन के हाथों। हाँ दोस्तों, आपको अब बुरा लगेगा, लेकिन हमें यही लग रहा है। जब भरत दाहाल कर रहे हैं तब ऐसा लग रहा है,
पहले हमने आपके औद्योगिक पार्क के समर्थन में ही बात की है, उसके विरोध में कुछ भी नहीं बोला है, बल्कि अच्छा बताया कि यहाँ मोबाइल बनेंगी इस कंपनी में, और औद्योगिक गाड़ियां बनेंगी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनेंगी, बहुत कुछ बनेगा, मैंने अच्छा ही बताया। लेकिन भरत दाहाल की बात सुन के लगता है कि यहाँ जो जगह आपने चीन को दी है वो जगह आपने भारत की अखंडता का सौदा किया है आपने चीन के साथ में। और दोस्तों, जो आपकी मीडिया में, नेपाल की मीडिया में जो चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि भारत के टुकड़े होने वाले हैं, तो चलिए इस पर आज शुरू से बात करते हैं कि क्या हमारे देश के टुकड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, या विदेशी ताकतों के पास में इतनी शक्ति मौजूद है कि जो भारत के टुकड़े कर पाए। ठीक है, इस पर बात करते हैं। चलते हैं 1947 में भारत आज़ाद होता है। कश्मीर का विलय उस समय भारत में नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा कर लिया अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि कश्मीर हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तानी जनता खुश हो गई, तो विदेशी ताकतों के सहारे से, यानी मुस्लिम देशों के सहारे से पाकिस्तान ने कश्मीर को कब्जा कर लिया। फिर राजा हरि सिंह ने कश्मीर का विलय भारत में करवाया, और तब भारतीय सेना गई और लगभग 75% कश्मीर को आज़ाद करवा दी। ठीक है, पूरा आज़ाद हो जाता उस समय कश्मीर, लेकिन जवाहरलाल नेहरू चले गए यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने युद्ध विराम करवा दिया, जिससे क्या हुआ कि जो सेनाएं जहां पर थी वो वहीं पर रह गई, और आज भी लगभग काफ़ी हिस्सा कश्मीर का, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास में है। इसके बाद पाकिस्तानी जनता ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, मुस्लिम देशों ने पाकिस्तानी सेना के हाथ में पावर दे दी। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहां का एक नौकर बना दिया, और पाकिस्तानी सेना भारत से दुश्मनी दिखा दिखा के पाकिस्तान की जनता को ये कहने लग गई कि अब हम भारत को तोड़ेंगे। आपको पता है द्रविड़ नाडु, फ्री द्रविड़ नाडु चला था एक बार 1960 में भारत में, तो वो सब पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन सब शामिल थे, यानी वो सब हमारे देश के टुकड़े करना चाहते थे। तो पाकिस्तान ने अपनी जनता को खूब भरोसा दिलाया कि अब हमारा देश कश्मीर को कब्जा करने वाला है, पंजाब को कब्जा करने वाला है। पाकिस्तान की जनता खुश। ठीक है, पाकिस्तान की मीडिया में उस समय इस प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाए जाते थे। पाकिस्तान की जनता खुश हो जाती थी कि अब भारत के टुकड़े होने वाले हैं। क्या हुआ, 1965 वार हो गई। अमेरिका ने करवाई 1965 वार, क्योंकि भारत सोवियत संघ का सहयोगी था। भारत की जो ये लड़ाई थी वो असल में भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई थी सोवियत संघ और अमेरिका की। ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पे इसमें भारत और पाकिस्तान लड़ रहे थे। तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो भारत 800 वर्ग मील पे कब्जा कर लेता है पाकिस्तान का। ठीक है, बाद में समझौता होता है तो भारत छोड़ देता है। यानी पाकिस्तान जो भारत के टुकड़े करने के सपने देख रहा था, सारे मुस्लिम देश और यूरोपीय कंट्री और अमेरिका, वो सफल नहीं हुआ। पाकिस्तान को सारी सहायताएं दी गई, मुस्लिम देशों से खूब पैसा मिला, अमेरिका से दवा के हथियार मिले, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया, बल्कि भारत ने ही उसकी ज़मीन कब्जा कर ली। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने अपनी जनता को कहा कि नहीं, अब की बार हम भारत से युद्ध करेंगे, हमारे पीछे पूरा यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, मुस्लिम देश खड़े, और अब की बार हम कैसे भी कश्मीर को लेंगे, कैसे भी करके। और पूरे बंगाल का विलय पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में, जो आज का बांग्लादेश है, वहां कराने की बात हो गई। यानी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा करने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान तैयार हो गए। अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट, जो उसका सबसे बड़ा नेवी की जो पावर है, जहाज है उसके, वो भेज दिया बंगाल की खाड़ी में भारत पे अटैक करने के लिए। उधर से पाकिस्तान ने, पश्चिमी पाकिस्तान से पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। इधर अमेरिकी सेनाएं आ गई, अरब सागर में पनडुब्बियां पहुंच गई ब्रिटेन, फ्रांस की, भारत पे अटैक करने के लिए। पूरी हिस्टोरी जानिए आप, आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, आपको पता हो सकता है लेकिन बहुत कम लोगों को, और जिनको पता है वो आपकी मीडिया में नहीं आते हैं। तो 1971 में भारत पे अटैक करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन ने अपनी नेवी भेज दी, पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया। लेकिन तब तक क्या हुआ, रूस की पनडुब्बियां पहुंच गई। ठीक है, रूस की पनडुब्बियां कहां पहुंच गई, इंडियन ओशन में पहुंच गई, और अरब सागर से ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज भाग गए। इधर से 7th फ्लीट जो इसका था अमेरिका का, ये भी भाग गया, और भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। इधर पाकिस्तानी जनता को सपने आ रहे थे कि अब तो हमारा
कश्मीर भी हो जाएगा और बंगाल भी हो जाएगा, ये सोच रही थी। लेकिन अचानक से झटका लगता है कि हमारा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया, हमारे देश के टुकड़े हो गए। बहुत बड़ा झटका पाकिस्तानी जनता को लगता है और तब पाकिस्तानी जनता को लगता है कि हम भारत का हिस्सा कब जाना चाहते थे, हमारा तो एक टुकड़ा ही टूट गया हमारे देश से। उसके बाद पाकिस्तान फिर तैयारी करता है, खूब परमाणु बम बनाता है, सब कुछ करता है, दबा के हथियार खरीदता है ब्रिटेन की और अमेरिका की सहायता से, सऊदी अरब की सहायता से। आपको पता होना चाहिए कि सन 2002 तक यानी 2004 तक अमेरिका और भारत पक्के दुश्मन थे। अगर आपकी मीडिया कहती है कि ये दोस्त थे तो आपकी मीडिया गलत और 100% गलत बोलती है। 2004 तक भारत और अमेरिका कट्टर दुश्मन थे, क्योंकि भारत सोवियत संघ का सहयोगी था। सोवियत संघ 1992 में टूट गया, भारत अकेला पड़ गया। भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने खूब सारे सैंक्शन लगवा दिए और पाकिस्तान से हमला भी करवा दिया, कारगिल वार भारत से। और भारत पर प्रेशर देने के लिए कुछ ताकतों ने नेपाली किंग को भी मरवा दिया। तो 1971 के बाद पाकिस्तान बहुत सारी ताकत जमा करता है और फिर 10 चोटियों पे कब्जा करवाया जाता है भारत की, पाकिस्तान की सेना द्वारा। कौन करवाता है? अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इन 10 चोटियों पे कब्जा कर लो, जो समझौते के तहत वहां किसी की सेना नहीं रहती है। पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, लास्ट में भारत ने इधर उधर करके अपनी चोटियां वापस ले ही ली। सीधा कहें कि तो भारत के पाकिस्तान के साथ में लड़ाई नहीं हुई, भारत की अमेरिका के साथ में लड़ाई हुई है। उसके पीछे अमेरिका, मुस्लिम देश और यूरोपीय देश थे। तो आप सोचो कि 4 लड़ाइयों में और एक चीन का आक्रमण, 5 लड़ाई में हमारे देश के टुकड़े नहीं हुए। इतनी ताकत लगा दी सारी ईसाई कंट्रियों ने, सारे मुस्लिम देशों ने, अमेरिका ने इतनी ताकत लगा दी, तो भी हमारे देश का कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, उल्टा हमने ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इससे हुआ क्या? पाकिस्तान और भारत का जो रुपया था 1947 में $1 बराबर 3 रुपये 31 पैसे होता था। और आज क्या कंडीशन है? हमारा भी रुपया कम हुआ, 75 पे पहुंचे, पाकिस्तान 170 पर पहुंच गया। जानते हैं पाकिस्तान कितना गरीब हो गया इन लड़ाइयों से? भारत के साथ दुश्मनी रखते रखते कितना गरीब हो गया पाकिस्तान कि 170 पहुंच गया। अब पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से ज्यादा थी, लेकिन भारत से लड़ के प्रति व्यक्ति आय भी खत्म, देश को पूरा कर्जे में डूब गया, रिजर्व भंडार खत्म हो गए, जो विदेशी मुद्रा के भंडार है पाकिस्तान के समाप्त हो गए। ठीक है, जनता के पास वैक्सीन लगाने के लिए पैसे नहीं है। प्रधानमंत्रियों के हाल ये है कि इनके इमरान खान का जो जिस प्लेन में वो जाते हैं विदेश में वो खराब हो जाता है, तब उनको वापस आने के लिए टिकट बुक करवानी पड़ती है। अब बात सोचो आप कि किस कंडीशन में चले गया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कि विदेश से अपने देश में आने के लिए ट्रेन बुक करवानी पड़ रही है। इस कंडीशन में क्यों गया पाकिस्तान? केवल भारत से दुश्मनी की वजह। जब कश्मीर के लिए ना लड़ाई हुई तो कश्मीर का विलय तो भारत में हुआ था, राजा हरिसिंह ने करवाया था, तो कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने रख लिया। तो किस बात की लड़ाई? भारत और पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। जमीनी हिसाब से देखेंगे तो पाकिस्तान के पास में भारत से ज्यादा जमीन है। कैसे? प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, प्रति व्यक्ति देखेंगे तो एक पाकिस्तानी के हिस्से में जो जमीन आती है वो ज्यादा है भारतीय के हिस्से में जितनी जमीन आती है उसकी अपेक्षा। और भारत के टुकड़े करने के सपने हजारों साल से देखे जा रहे हैं। ठीक है, भारत को 7 बार पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, फिर भी भारत आज 5वें नंबर की इकोनॉमी है और चौथे नंबर की सैनिक शक्ति है। तो जो सपने पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी जनता को दिखाए कि अब भारत के टुकड़े होने ही वाले हैं, वही सपने आपके मीडिया एंकर आपको दिखा रहे हैं और आप उन सपनों को सच मान रहे हैं। इतिहास में जाइए, पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ है जो इस समय आपके साथ हो रहा है। पाकिस्तान के साथ में पहले हुआ। आज पाकिस्तानी मीडिया खुलकर कहती है, 1000 वीडियो दिखा देंगे हम आपको, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती है भारत से दुश्मनी। और पाकिस्तानी सेना ने झूठे सपने दिखाए हमेशा कि कश्मीर अब पाकिस्तान का हो जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया यह भी कहती है कि कश्मीर के चक्कर में भारत के टुकड़े टुकड़े करने के जो हमारे सपने थे, इन सपनों के चक्कर में हमारे ही देश के टुकड़े हो गए, यानी बांग्लादेश अलग चले गया।
तो पाकिस्तानी जनता को पूरा यकीन हो चुका है कि भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो पहले हुआ वो अब आपके देश में हो रहा है। आपकी देश की जनता को भरोसा दिलाया जा रहा है आपकी मीडिया द्वारा कि भारत के टुकड़े होने वाले हैं और आप लोग खुश हो रखे हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है, कम्युनिस्ट देश टूटते हैं, लोकतांत्रिक नहीं। आप किसी मुसलमान को बोलो तो भारत में कि भारत के टुकड़े करने वाले हैं हम लोग, तो वो मुस्लिम आपके विरोध में उतर जाएंगे। भारत एकता मिशन चल रहा है, 85% लोग एक हो रहे हैं। सिखों को बोलिए तो जरा भारत के टुकड़े करने हैं, तो एक भी सिख साथ नहीं देगा। जो आपको दिखाया जाता है मीडिया में वो केवल मीडिया में ही होता है, रियलिटी में वो सब नहीं होता है। आप खालिस्तान की बात करते हैं, जब एक खालिस्तानी झंडा लगा रहा था, खालिस्तानी झंडा नहीं था वो सिखों के गुरुओं का झंडा था, सिख धर्म का झंडा था, जिसको लाल किले पे लगाने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, कोई भी सिख भारत विरोधी नहीं है, मुस्लिम भी भारत विरोधी नहीं है, भीम आर्मी वाले भारत विरोधी नहीं है, कोई भी भारत विरोधी नहीं है। अब 2-4 होंगे तो अलग बात है। और भारत की जनता ये अच्छे से समझ गई है पिछले 70 सालों में कि हर बार वोट की राजनीति के तहत हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाता है, इसलिए अब भारत की जनता आपस में नहीं लड़ती है। बहुत बड़े बड़े प्लानिंग करके विदेशी ताकतों ने खूब पैसे खर्चे कर दिए हिंदुओं के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कि ये लोग आपस में लड़ जाएं, पर कुछ नहीं होता है। अभी दिल्ली में देखा होगा आपने पिछले साल क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कराने के बाद भी विदेशी ताकतें लड़ाई करवाने में सफल नहीं हुई। तो अब तो कोई चांस ही नहीं है कि भारत में हिंदू वर्सेस मुस्लिम कुछ हो जाए। हल्का फुल्का होगा, जो हमेशा होता रहता है, 1-2 आदमी कहीं शहीद होंगे, बस बात खत्म। लेकिन जब देश की बात आती है, लड़ने की बात आती है, तो मुस्लिम भी लड़ता है देश की रक्षा के लिए, हिंदू भी लड़ता है और सिख भी लड़ता है, सब लड़ते हैं देश की रक्षा के लिए। क्योंकि भारतीय जनता को भरोसा हो गया है कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक था एक समय। ये भारत की जनता को भरोसा दिला दिया गया है। हालांकि इतना रहा या नहीं रहा वो बात अलग है, लेकिन भरोसा तो है भारतीय जनता को कि हमारा क्षेत्रफल तो बहुत बड़ा था। वैसे भी मुस्लिम लोग जानते हैं कि मुगल जो साम्राज्य था वो 44 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। अब उन मुसलमानों को बोलेंगे कि भारत से अलग हो जाओ, अलग देश बना लो, तो बना लेंगे। उनको तो पूरा चाहिए, मुसलमानों को 44 लाख वर्ग किलोमीटर चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुस्लिमों को ये यकीन है कि हमारा मुगल साम्राज्य 44 लाख वर्ग किलोमीटर था। हिंदुओं को, हिंदू बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, गुप्त मौर्य साम्राज्य जो पहले हुए, अशोक साम्राज्य की बात, तो हिंदू लोग जानते हैं कि हमारा क्षेत्रफल अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक था। यानी भारत की सारी जनता एक ही चीज जानती है कि हमारा क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। ठीक है, और इसको तोड़ने के सपने कोई नहीं देखता है। हाँ, 2-4 आदमी बोल दें तो अलग बात है। अब आप बोलते हैं पूर्वोत्तर के लोग अलग होंगे, कैसे हो जाएंगे पूर्वोत्तर के लोग? अब तो वहां बीजेपी सत्ता में आने लग गई है, पावरफुल होने लग गई है। वहां भी कुछ नेताओं द्वारा फंडिंग करवाई जाती थी, ठीक है, वो बोलते थे, लेकिन अब वो नेता भी लगभग खत्म हो गए। जब कश्मीर के लिए 5 लड़ाइयां 4 लड़ाइयां हो चुकी है और भारत ने कश्मीर को पूरा कब्जा कर लिया। पहले भारत ने पूरा कब्जा नहीं किया था, धारा 370 थी वहां पर, यानी उनका झंडा अलग था, भारतीय संविधान वहां पे लागू नहीं था। यानी अगर भारत चाहे कि हम कश्मीर की सरकार गिरा दे तो कोई ऐसा संविधान नहीं था कश्मीर में। लेकिन आज भारत का पूरा हिस्सा बन चुका है कश्मीर, 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए कि जब भारत ने 1 इंच भूमि नहीं दी पाकिस्तान को 1948 के बाद, जबकि कश्मीर में 95% मुस्लिम है और सारे मुस्लिम पाकिस्तान के सपोर्ट में, अमेरिका, यूरोप, मुस्लिम देश सब पाकिस्तान के सपोर्ट में, वो नहीं ले पाए कश्मीर को, तो अब कौन ले लेगा? अब तो भारत 4 नंबर की पावर बन गया वर्ल्ड में, सैनिक ताकत। अब आप बोलेंगे सोवियत संघ टूट गया। सोवियत संघ इसलिए टूटा क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म और वो 2,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का था, यानी भारत से कई गुना बड़ा। ठीक है, जनसंख्या बहुत कम थी, वो कंट्रोल नहीं रख पाए और अपने जो वहाँ के उनके कर्मचारी थे उनको सैलरी नहीं दे पाए। लास्ट में गोर्बाचोव जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उसने बोला सोवियत यूनियन को तोड़ दो, तभी यहाँ के लोगों की भलाई हुई।
सोवियत यूनियन को अमेरिका ने नहीं तोड़ा, सोवियत यूनियन ने स्वयं तोड़ा, गोर्बाचोव ने, उसने सोवियत यूनियन को तोड़ दिया था। अगर गोर्बाचोव नहीं होते तो ये सोवियत यूनियन भी नहीं टूटती, ठीक है। तो भारत कैसे टूट जाएगा? भारत में तो कनेक्टिविटी इतनी मजबूत हो चुकी है कि बिहार का आदमी बंगाल में, बंगाल का बिहार में, राजस्थान का गुजरात में, गुजरात का महाराष्ट्र में, साउथ इंडियन लोग नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के साउथ इंडिया में। कनेक्टिविटी इतनी मजबूत हो गई है कि इसको तोड़ने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि लोग भूखे मर जाएंगे यदि ये टूटती है तो। और जो भारतीय जनता है, जो विपक्षी दल है, आप मुसलमानों की बात करते हैं भारत तोड़ेंगे मुस्लिम, कभी नहीं। मुसलमानों का गुस्सा मोदी से है, हिंदुओं से नहीं, आरएसएस से, हिंदुओं से नहीं। कभी भी दिमाग में रखना, मुसलमानों का गुस्सा किससे? आरएसएस से है, और हिंदुओं से नहीं, मोदी से। तो आपको क्या लगता है कि सारे हिंदू आरएसएस वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हिंदू लोग तो खुद आरएसएस के विरोधी हैं। भारत के मुसलमानों को चाहिए मुगल साम्राज्य, 44 लाख स्क्वायर किलोमीटर चाहिए उनको कि इतनी भूमि पर हम कब्जा करेंगे, ये कहते हैं मुस्लिम लोग भारत के। और हिंदू लोगों को चाहिए मौर्य काल का भारत, गुप्त काल का भारत, अशोक काल का भारत, जो कि ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक था, वो भारत चाहिए। अब आप बोलेंगे कि नहीं, भारत छोटे छोटे में था, सम्राट थे ये लोग। सम्राट का मतलब होता है एक आदमी शासन करता है और कई छोटे छोटे राजाओं से टैक्स लेता है। तो भारत में सम्राट की प्रथा चलती थी पहले, ठीक है। जो अश्वमेध यज्ञ होता था, घोड़ा घुमाया जाता था, जो राजा घोड़ा पकड़ेगा उससे युद्ध होगा, घोड़ा नहीं पकड़ा तो आधीनता स्वीकार कर ली। तो राजा भारत में बहुत थे, लेकिन सम्राट एक ही होता था हर समय। 1947 आजाद होने से पहले भारत में 600 रियासतें थी, लेकिन हेड कौन थे? अंग्रेजी थे, यानी सारा टैक्स एक ही जगह ना जाता था अंग्रेजों के पास में। रियासतें तो 600 थी। मराठा साम्राज्य भारत का 28 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था। तो भारत को टूटने की कोई संभावना नहीं है। आपको सपने दिखाए जा रहे हैं जैसे पाकिस्तानी जनता को दिखाए जा रहे थे, और बदले में क्या हुआ? पाकिस्तान तबाह हो गया, वहां की जनता गरीब हो गई। पाकिस्तान को इतना अमीर होना था इस समय, जैसे अरब देश हैं उतने ही अमीर होना था पाकिस्तान को, एकदम धनी होना था। भारत से ज्यादा धनी होता पाकिस्तान, अभी 4 गुने 5 गुने ज्यादा धनी होता, क्योंकि वो उस लोकेशन पर बैठ रखा है, ठीक है। लेकिन भारत से लड़ लड़ के पाकिस्तान खत्म हो गया, 170 रुपए डॉलर के हिसाब से पहुंच गया। आपको लगता है चीन आपकी मदद करेगा? भारत और देखिए व्यापारिक हित हैं भारत और चीन के, कहीं पर भी $100 बिलियन आपसी व्यापार है, और ये लिखित व्यापार है। और जो अनलीगल तरीके से व्यापार होता है भारत और चीन के बीच में, अनलीगल तरीके से जितना भी व्यापार है उसको जोड़ेंगे तो $300 बिलियन का व्यापार है। नेपाल के साथ तो 30-40 करोड़ डॉलर का भी नहीं है, ठीक है। तो क्या चीन नेपाल के लिए भारत से लड़ेगा? ऐसा संभव है? जब वो पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ा। पाकिस्तान और चीन तो बहुत पुराने और सच्चे मित्र हैं, लेकिन एक भी लड़ाई बता दीजिए जिसमें चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हो। 1971 की वार में जब अमेरिका ने अपने जहाज भेजे थे भारत पे अटैक करने के लिए, तो रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेजी, ठीक है, अपने और भी पनडुब्बियां भेजी। जो उसकी डीजल पनडुब्बियां थी उनमें फ्यूल खत्म हुआ तो चाइना ने दिया फ्यूल रूस की पनडुब्बियों को कि जाओ हिंद महासागर से अमेरिका को खदेड़ो। यानी चीन अपने व्यापारिक हित ही देखेगा, नेपाल को नहीं देखेगा। और व्यापारिक हित चीन के भारत के साथ में है, नेपाल के साथ में बिल्कुल नहीं है। तो आपको लगता है कि चीन नेपाल के लिए भारत से लड़ेगा? यह संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए हम आपको एक ही चीज कहते हैं, जो आप सपने देख रहे हैं भारत के टुकड़े करना, वो मत देखिए। क्योंकि सोच लीजिए अगर भारत ने सपने देखने चालू कर दिए तो तब क्या होगा? भारत आपकी अखंडता पर कहीं सवाल नहीं उठाता है। एक भी यूट्यूबर को आप बता दें जिसने कहा हो कि हम नेपाल को अलग करेंगे, मधेश आंदोलन छेड़ेंगे, मधेश को अलग करेंगे, थारूवान को अलग करेंगे, कोई भी भारतीय यूट्यूबर ने आज तक कहा? ऐसे नहीं कहा। अब कुछ लोग बोलेंगे सीके रावत, तो सीके रावत तो अमेरिका का आदमी था, उसकी निगाहें तो भारत के जो मिथिला स्टेट है वहां भी थी कि हम मिथिला को भी मिलाएंगे, मधेश को भी मिलाएंगे, अलग देश बनाएंगे। अब मोदी के कहने पर ही उसको जेल डाला गया। भरतहाल से पूछ लीजिएगा, वही बताएंगे सच बात। यानी कि भारत ने कभी भी नेपाल की अखंडता पे सवाल नहीं उठाई, बिल्कुल नहीं उठाई।
तो आप क्यों हमारी अखंडता पे सवाल उठाते हैं? अब आप सोच लीजिए कि जब नेपाल ज्यादा भारत विरोधी होगा तो भारत कभी न कभी जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, ठीक है। और भारत की जवाबी कार्रवाई कितनी खतरनाक हो सकती है, आपको कुछ अंदाजा है? नहीं अंदाजा है। आप तो वही कहेंगे गोरखा हैं, बहादुर हैं और भारत को पीट देंगे। 40 लाख की सेना है और आपसे ज्यादा गोरखा तो भारत में है। खस आर्य, किरात लोग कश्मीर से लेके और मणिपुर, मेघालय, असम तक हैं। अब उनकी जनसंख्या जोड़ लीजिए आप कितनी है, आपसे ज्यादा ही होगी। तो ये वीडियो भी नेपाल की भलाई के लिए ही है। हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसा कोई काम न करें जिससे भारत की अखंडता पे कोई सवाल उठा रहे हैं जो आप लोग, वैसा कोई काम मत कीजिए। क्योंकि जिस दिन भारत ने आपकी अखंडता पे सवाल उठा दिए तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब सोच लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कहेंगे क्योंकि हमने कहा कि हम नेपाल की अखंडता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। हम अखंड नेपाल के पक्षधर आदमी हैं। सुखी नेपाल, संपन्न नेपाल और सार्वभौम नेपाल के पक्षधर आदमी हैं। हम नहीं चाहते कि भविष्य में कभी भारत के जो विश्लेषक लोग हैं नेपाल की अखंडता पर बोलना चालू कर दें, क्योंकि वर्ल्ड में भारत की जो मीडिया है ये दूसरे नंबर की है, ठीक। यानी किसी भी देश की छवि खराब करने के लिए भारत की मीडिया को मुश्किल से 10 दिन लगता है और नेपाल की छवि खराब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, ठीक है। अगर भारतीय मीडिया ने एक बार नेपाल के खिलाफ बोलना चालू कर दिया तो आप सोच लीजिए कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आपके देश की छवि खराब हो जाएगी। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको धमकी दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप उल्टा ही सोचते हैं। हम धमकी क्यों देंगे आपको? आप हमारे दुश्मन तो हो नहीं। गलत फहमी में आप कुछ कुछ सपने देखने लग गए तो उनको हम दूर करेंगे। तो आप इस प्रकार का माहौल बनाएं कि भारत आपकी अखंडता पर कभी सवाल ना उठाए, क्योंकि भारत ने अगर आपकी अखंडता पे सवाल उठा दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। आप बार बार भारत की अखंडता पे सवाल उठाते हैं। आपके सोशल मीडिया में जाइए तो जरा हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पर आप भारत के टुकड़े ही करने की बात करते हैं। क्यों चाहते हैं आप भारत का टुकड़ा करना? हमने बता दिया भारत के टुकड़े करना संभव नहीं है, ठीक है। हमारे जैसे लोग खड़े हैं यहाँ पे जो भारत के लिए मरने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी माँ, उसको भी गोली चलाना आता है, आपको पता नहीं होगा, ठीक है। जितने पहाड़ी औरतें हैं वो तक लड़ने के लिए तैयार है भारत की रक्षा के लिए। बूढ़ी बूढ़ी औरतें भी गोलियां चलाती हैं, उनको भी तैयार है, यानी चाइना से लड़ने के लिए। और फिलहाल चीन भारत का टकराव नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। आप क्यों सपने देख रहे हैं भारत के टुकड़े करने के? चीन भारत का टकराव होगा तो भारत की 10-5 करोड़ जनता मरेगी, चीन की भी 10-5 करोड़ जनता मरेगी, टुकड़े किसी के नहीं होने वाले। क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश में नहीं घुस सकता है। भारत के पास एक्टिव आर्मी 13 लाख, 18 लाख रिजर्व हो गया और पैरामिलिट्री फोर्स सब मिला के 40 लाख है। इतना ही लगभग चीन के पास है। न तो चीन भारत में घुस सकता है न भारत चीन में घुस सकता है, कोई चांस नहीं है। हवाई हमले में जो बर्बाद हो वो अलग बात है। तो फिलहाल दोस्तों आप ये सपने देखना छोड़िए और अपने देश के हित के लिए काम कीजिए, ठीक है। ये जो फालतू की राजनीति में पड़े हैं सड़कों पे उतर उतर के, वो मत कीजिए। उद्योग लगाइए, ठीक है। देश की जीडीपी बढ़ाइए, उस पर ध्यान दीजिए। भारत जैसा मत बनिए ना। भारत में तो आए दिन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और भारत घाटे में जाता रहता है। घाटा होता रहता है। घाटा मतलब किसी का ध्यान नहीं है इंडस्ट्रीज पर। आप भी वही मत कीजिए जो भारत कर रहा है, ठीक है। आपकी सरकार जो फैसले ले रही है उसका सम्मान करें कि सरकार क्या फैसले ले रही है। भारत में सरकार अच्छे फैसले लेती है तो जनता विरोध करने लग जाती है। उसी प्रकार आपके यहाँ हो गया, आपकी सरकार अच्छे फैसले भी लेती है तो आप उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो दोस्तों भारत के टुकड़े असंभव है, यह संभव नहीं है, कोई संभव नहीं है, क्योंकि 135 करोड़ जनता को चाहिए अखंड भारत, ठीक है। चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई भी हो, भारत की 135 करोड़ जनता को अखंड भारत चाहिए। मुसलमानों को मुगल साम्राज्य चाहिए 44 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, और हिंदुओं को अशोक साम्राज्य का चाहिए। कनिष्क के समय जो था, बिंबिसार के समय जो था, 16 महाजनपदों पे कब्जा था बिंबिसार का, ठीक है। तो हिंदुओं को वो चाहिए तो कैसे ये देश टूट जाएगा? वैसे भी भारतीय एकता मिशन बम्पर बहुत बढ़िया से चल रहा है।
पूरा भारत जिसमें जुड़ रहा है। तो भारत के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है। मुसलमानों को ज़्यादा दिक्कत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मोदी सत्ता से हटेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सत्ता से यानी जो शासन चला रहा है उससे जनता की नाराजगी है, देश से नहीं। मुसलमानों की नाराजगी सत्ता से है, सत्ता चलाने वाले लोगों से है, भारत से नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आप अपनी अखंडता को बचाए रखें और हम भी अपनी अखंडता को बचा के रखेंगे। कोई भी देश किसी भी देश की अखंडता के खिलाफ काम नहीं करेगा, यही चाहते हैं हम लोग। भारत फ्री तिब्बत मूवमेंट नहीं छेड़ता है। क्यों नहीं छेड़ता है? और चीन भी अच्छे से जानता है कि भारत फ्री तिब्बत मूवमेंट नहीं छेड़ता है। यदि चीन फ्री कश्मीर, फ्री उत्तरांचल मूवमेंट छेड़ता है तो हम फ्री तिब्बत मूवमेंट छेड़ देंगे। हमारे पास भी बहुत कुछ है। आपको लगता है चीन ही लड़ सकता है, भारत नहीं? भाई भारत चीन बराबर लड़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। भारत के पास भी बहुत ताकत है। ठीक है दोस्तों, बुरा लगा हो तो माफ करना और ध्यान में रखिए ये वीडियो भी नेपाल के हित में ही है, क्योंकि आपने कहा नेपाल के हित के लिए हम बात करें तो हम हमेशा नेपाल के हित के लिए ही बात करेंगे। इसमें नेपाल का हित यहां पर है कि आप भारत विरोधी काम करेंगे तो आपके देश को दिक्कत होगी। धन्यवाद दोस्तों।